एक किराना स्टोर का मालिक अपने नौकर के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहा था और जब वो अपना नौकर के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा है तभी एक ज्योतिषी महाराज की नज़र पड़ जाती है उस किराना स्टोर के मालिक पर। वो उसके पास जाकर कहते हैं कि आपकी मस्तिष्क की रेखाएं देखकर मैं बता सकता हूं कि तुम देश के जाने माने व्यक्ति बन सकते हो। तो यही बात सुनने के बाद वो किराना स्टोर का मालिक कहता है कि महाराज आपको जो चाहिए यहाँ से ले जाओ, लेकिन ऐसी ऐसी बातें मत करो, बड़े बड़े सपने मत दिखाओ। ये बात सुनने के बाद वो महाराज कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो बात सच होती है, आप मेरी बात का यकीन करो। इतना कहकर वो महाराज वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर वापस लौट कर आते हैं, कहते हैं कि तुमने वो काम शुरू नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा था। ये बात सुनने के बाद वो किराना स्टोर का मालिक कहता है कि महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, अपना वक्त गुजार रहा हूँ, बस ऐसे ही मुझ पर रहम, मुझ पर कृपा रखो, लेकिन ऐसी बात मत करो। जब ये बात उस ज्योतिषी महाराज ने ज़ोर देकर कही तो उसके बाद उस किराना स्टोर के मालिक ने वो बात मान ली और बात मानने के बाद उसकी किस्मत ऐसी बदली कि उसने थोड़े बहुत नहीं, लगभग कुछ ही सालों में 2900 करोड़ रुपए कमाकर देश ही नहीं दुनिया का जाना माना एक चेहरा बन जाता है। यहीं से उसकी किस्मत बदल जाती है। उसके बाद वो ज्योतिषी महाराज उससे कहते हैं कि तुम मेरे कहने से एक और शादी कर लोगे तो फिर तुम देश के जाने माने चेहरे बन जाओगे, सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। बस इतना कहना था कि उसने कहा ठीक है महाराज, हमने आज तक आपकी सारी बातें मानी हैं, ये बात भी मानेंगे। बस जैसे ही इस फैसले को लेने के लिए वो आतुर था तभी उससे ऐसी गलती हो जाती है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। न केवल उसकी बल्कि एक व्यक्ति का कत्ल भी हो जाता है। 2 मौतों से जब ये दुनिया के सामने सच आता है तो लोग वाकई परेशान हो जाते हैं कि एक व्यक्ति ने इतना कुछ हासिल किया और अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना ही उसने ऐसा कैसे कदम उठाया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश का एक शहर है चेन्नई। दरअसल चेन्नई से सटा हुआ एक इलाका है कोडाई की पहाड़ियाँ। बात कर रहा हूँ 31 अक्टूबर 2001 की। वन विभाग के कर्मचारी कुछ काम कर रहे थे। काम करते करते ही उन्हें एक व्यक्ति की लाश मिल जाती है और जैसे ही इस व्यक्ति की लाश मिलती है ये बात स्थानीय प्रशासन को सूचना दी जाती है। स्थानीय प्रशासन जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो इस लाश को कब्जे में लेने के बाद इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अत्यधिक उसे यातनाएं देने से, अत्यधिक मार पीट करने से, बिना उसे खाना पीना खिलाए रखने से उस व्यक्ति की मौत होती है। अब इस व्यक्ति की पत्नी रोते हुए बिलखते हुए पुलिस के पास जाती है, पुलिस से भिड़ जाती है। वो कह रही थी मैं कई दिनों से पुलिस तुम्हारे पीछे लगातार चक्कर काट रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे पति के साथ जो भी कुछ हुआ है तुम जिम्मेदार हो। पुलिस को बार बार याद दिलाया गया, उसका फ़र्ज़ याद दिलाया गया, लेकिन पुलिस ने फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी सुना नहीं। उस महिला ने जब कोर्ट का सहारा लेती है, कोर्ट का सहारा लेने के बाद जब कोर्ट इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है तब कहीं जाकर पुलिस की नींद टूटती है और इसके बाद ये सूचना अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है तो ये पता चलता है कि एक व्यक्ति ने, एक छोटे से गरीब परिवार का व्यक्ति 2900 करोड़ का मालिक कैसे बना और कैसे उसने इस व्यक्ति का कत्ल किया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 5 अगस्त 1947 से। तमिलनाडु के एक छोटा सा गांव है पुन्नेपाड़ी, तूतीकोरिन। दरअसल इस गांव में एक किसान परिवार में जो कि प्याज उगाता था, एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है पी राजगोपाल। पी राजगोपाल अपने पिता के साथ पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से काम किया करता था और काम करते करते एक दिन अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं गांव में नहीं रहना चाहता, मैं शहर जाना चाहता हूं, वहां कुछ कमाना चाहता हूं। साल 1973 में वो अपने गांव को छोड़ देता है। गांव छोड़ के सीधा चेन्नई पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद एक किराना स्टोर खोलता है। किराना स्टोर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए आया करते थे। जिस नौकर को उसने रखा हुआ था, चाहे नौकर एक हो या 2 हों या बदलते रहे हों, नौकरों के प्रति उसका व्यवहार कुछ इतना अच्छा था कि आसपास के लोग भी इसकी बात की तारीफ़ किया करते थे। और एक दिन एक ज्योतिषी महाराज की नज़र पड़ जाती है इस व्यक्ति पर। जब नौकर के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था तभी ज्योतिषी महाराज ने कहा कि तुम्हारी मस्तिष्क की रेखाएं देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारा तेज कुछ कहता है कि तुम बहुत आगे तक जाओगे। ये सुनने के बाद वो कहता है महाराज जो पैसे चाहिए वो ले जाओ, लेकिन ऐसी बात मत करो, ऐसी बातें यकीन नहीं आता। वो कहते हैं कि मेरी बात मान कर तो देखो, तुमने यदि मेरी बात मानी तो तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो।
जैसा महाराज ने बताया वैसे ही इस किराना स्टोर के मालिक ने किया और अपना किराना स्टोर बेचने के बाद महाराज के कहने से एक अपना डोसा की दुकान खोल लेता है। डोसा की दुकान खोल कर उसका नाम रखता है सरवना भवन। अब यहाँ पर उसने अपने कर्मचारियों से एक ही बात कही थी कि जो भी माल आपको लगाना है वो नंबर 1 का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। जो भी सामान यहाँ डोसा हो, इडली हो, सांभर हो, कुछ भी जो आइटम हमारे यहाँ बनेंगे वो 1 रुपये में आप बेचोगे। और इसी हिसाब से अपना उसने रेस्टोरेंट शुरू कर देता है। 2 महीने तक वो ऐसे ही चलता रहता है। लोग आते ज़रूर थे लेकिन उतनी मात्रा में नहीं आते थे। सामान कभी फेंकना पड़ता था, कभी कुछ, उसे लगातार घाटा होता चला जाता है और घाटा होते होते वो नुकसान में जा रहा था। एक बार फिर से वो ज्योतिषी महाराज से संपर्क करता है और कहता है कि महाराज, साल 1981 में उसने अपना पहला ये सरवना भवन बनाया था, एक रेस्टोरेंट खुला था। कह रहा महाराज, जो भी मैंने पैसे कमाए थे दुकान बेच के लगा दिए, ये भी पैसे बर्बाद हो रहे हैं। मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि बर्बाद हो जाऊँ। वो कहते हैं कि भगवान तुम्हारा इम्तहान ले रहा है, तुम परेशान क्यों होते हो, बस तुम अपनी ईमानदारी से काम करते रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस इतना कहना था कि जब 1-2 महीने गुजर जाते हैं तो उसके बाद इसकी दुकान पर इतनी भीड़ आने लगती है कि इस व्यक्ति ने, जिसका नाम होता है पी राजगोपाल, इसने कल्पना नहीं की थी। यानी कि ग्राहकों की संख्या इतनी होती थी कि सुबह से ही लाइन लग जाया करती थी और वो सब ग्राहकों की पूर्ति नहीं कर पाता था। इतना स्वादिष्ट वो वहाँ पर व्यंजन बनाया करता था। तो अब ये धीरे धीरे इस व्यक्ति की शोहरत आसपास के इलाकों में फैलने लगती है, लोग आने लगते हैं। तो कुछ दिन के बाद इसके दिमाग में आता है कि एक दुकान से पूर्ति नहीं होती, क्यों ना एक और दुकान खोली जाए। वो एक और दुकान खोलता है, उससे थोड़े से फासले से। जितनी भीड़ यहाँ रहती थी उससे कहीं ज़्यादा दूसरी दुकान पे भीड़ रहने लगी। इसी तरह से उसने धीरे धीरे करके 3, 4, 5, 6 इस तरह से दुकानें खोलने लगा। साल दर साल वो दुकानें खोलता था, दुकानें उसकी बढ़ती चली जाती थी। चेन्नई में कोई व्यक्ति पहुँचे और सरवना भवन ना पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब चाहे वो देश का व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, जिसके एक बार इसका इडली डोसा मुंह लग जाए फिर उसका बार बार खाने का जी चाहेगा। इसी तरह से वक्त आगे बढ़ता है। वक्त आगे बढ़ने के साथ ये 2 शादियाँ भी कर लेता है। 2 शादी होती हैं, दोनों शादियों से 2 बेटे भी पैदा हो जाते हैं। ज़िंदगी में अब सब कुछ था। लगभग देश के अंदर उसने 39 रेस्टोरेंट खोले थे और 39 रेस्टोरेंट खोलने के बाद हर रेस्टोरेंट के अंदर उसने उसी ज्योतिषी महाराज की फ़ोटो लगाई हुई थी, ये दिखाने के लिए कि जो भी कृपा है भगवान के बाद बस इन्हीं की है। यदि ये मार्गदर्शन नहीं करते तो इसके पास कुछ भी नहीं होता। शहर के बड़े बड़े लोग भी इसके अब नतमस्तक होने लगे। पैसे की कोई कमी नहीं, जहाँ चाहें वहाँ ज़मीन, जहाँ चाहें जो चाहें जैसी चाहें वैसी गाड़ियाँ, घर, हर चीज़ की सुख सुविधाएं इसके पास रहने लगी। और इसी बीच में इसने अपना एक विदेश यानी दुबई में सबसे पहला रेस्टोरेंट खोलता है। और दुबई में रेस्टोरेंट खोलने के बाद वहाँ से जब शुरुआत करता है तो धीरे धीरे करके विदेशी सरजमी पर भी ये अपने रेस्टोरेंट बढ़ाने लगता है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से इंडिया में खोले इसने 39, तो विदेश में खोल दिए इसने 80 रेस्टोरेंट। अब इसी बीच में एक अपना कर्मचारी होता है, उस कर्मचारी का नाम होता है रामास्वामी, जो सहायक मैनेजर के रूप में मलेशिया भेजा जाता है। वो मलेशिया में रहता है, बच्चे परिवार के लोग उसके यहाँ रह जाते हैं। यहाँ उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी होती है जिसका नाम होता है जीव ज्योति। जीव ज्योति को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है। इस कदर प्यार होता है कि उसने अपने घर वालों की, परिवार वालों की मर्ज़ी के खिलाफ उस लड़के से प्रेम विवाह कर लेती है, शादी कर लेती है अप्रैल 1999 में। और उधर इस पी राजगोपाल का नाम कुछ इस तरह से बढ़ने लगता है कि सरवना भवन के लगातार फ्रेंचाइजी इधर उधर बांट रहा था। अब इसको लोग पी राजगोपाल के नाम से नहीं बुलाते थे, बल्कि कहते थे अन्नाची, यानी कि बड़े भैया। अन्नाची का कद लगातार बढ़ रहा था। चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो नेता हो, कौन ऐसा व्यक्ति था जो इस व्यक्ति के यहाँ पर इडली डोसा का स्वाद नहीं चखने जाया करता था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। इसी बीच में वो ज्योतिषी महाराज कहते हैं कि यदि तुम एक शादी और यानी कि तीसरी शादी कर लो तो तुम देश के जाने माने बिजनेसमैन भी बनोगे और सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। इतना कहना था कि हाँ महाराज ऐसी बात करो, यकीन ही नहीं होता। वो कहते हैं कि करके देखो, यदि तुमने शादी कर ली तो देखना तुम बहुत अमीर व्यक्ति बन जाओगे, वो भी देश के जाने माने अमीर व्यक्ति। इसके दिमाग में आता है कि अगर महाराज जो कहते हैं वो सच होता ही चला जाता है तो ये काम भी करके देख लेते हैं। एक दिन रामास्वामी जो सहायक मैनेजर होता है, जो मलेशिया में रहता है, उसकी बेटी जीव ज्योति के पास आती है। कहती है कि मैंने अपने पिता की गैर मर्जी से
प्रेम विवाह कर लिया है प्रिंस शांता कुमार से। मैं ना एक बिज़नेस शुरू करना चाहती हूँ, आपने मेरे पिता की कितनी मदद की है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी भी मदद करें, मुझे कुछ पैसे दें, हम दोनों मिलकर ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहते हैं। जब ये बातें उस अन्नाची से कर रही थी तो वो उस लड़की को देखकर मोहित हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। दरअसल वो उस लड़की को पहली ही नज़र में वो दिल दे बैठते हैं, उसी से ही शादी करना चाहते थे। ये बात उन्होंने अपने मन में रखी, ये जानते हुए भी कि उसने प्रेम विवाह किया है। और प्रेम विवाह होने के बावजूद भी उस लड़की को कहते हैं ठीक है, जैसे तुम कहती हो तुम्हारी बात मानी जाएगी। वो लड़की अपने घर चली जाती है। जब घर पहुंचती है तो उसके पहुंचने से पहले ही बहुत महंगा तोहफा उसके घर पहुंच जाता है। वो लड़की देखकर हैरान थी, उसमें नाम लिखा हुआ था पी राजगोपाल, यानी कि सरवना भवन से वो गिफ्ट आया था। वो इतना खुश होती है, अपने पति से बताती है कि देखो हमारी सर कितनी मदद कर रहे हैं। और यहाँ से शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे करके गिफ्ट आने शुरू हो जाते हैं। कभी फ़ोन पर बात करते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने ये एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि वो तीसरी बीवी के रूप में इसको स्वीकार कर चुका है। तीसरी बीवी इसको बनाना चाहता है। अब जब बात तीसरी बीवी की आती है, जब दिन कुछ और आगे बढ़ते हैं, वक्त आगे गुजरता है, तभी वो एक दिन फ़ोन करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो लड़की पहुँचती है, उसको पहले ही बताया गया था कि तुम्हें अकेला आना है। जब लड़की जीव ज्योतिन के पास पहुँचती है, पी राजगोपाल के उनके सरवना भवन में, वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा पति जो चाहे वो कर सकता है, जितने चाहे उतने पैसे ले ले, लेकिन वो तुमसे अलग हो जाए। वो कहती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, वो मेरे पति हैं, मेरे परमेश्वर हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, और आपने सोचा भी कैसे। बस इसी बात को देखते हुए दोनों के बीच में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और मनमुटाव की स्थिति पैदा होने के बाद अब वो उस लड़की को और उसके पति को किसी ना किसी रूप में परेशान करना शुरू कर देता है। जब परेशान करना शुरू कर देता है, ये जाकर पुलिस में शिकायत करती है। पुलिस में शिकायत करती है तो पुलिस को यकीन नहीं होता, इतने बड़े व्यक्ति के साथ अपना नाम जोड़कर तुम्हें शर्म नहीं आती। पुलिस उस लड़की को डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। और ये ऐसे ही परेशान करता रहता है, उसके पति को घर से निकलना भी दूभर कर देता है। और एक दिन मौका पाते ही वो 28 सितंबर को उस प्रिंस शांता कुमार का अपहरण कर लेता है। जैसे ही प्रिंस शांता कुमार का अपहरण होता है, लड़की दौड़ते हुए पुलिस के पास जाती है, रहम की भीख मांगती है, कहती है कि मेरे पति को वो मार डालेंगे, उन्हें बचा लो। तो पुलिस इस मामले में गंभीरता से लेते ही नहीं है। उच्च अधिकारियों के पास जाती है, वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलती। लगातार ऐसे ही रोज़ के रोज़ चल रहा था और 14 दिन तक इसको बंधक बना के रखा गया। 14 दिन तक इस व्यक्ति को, शांता कुमार को, यातनाएं दी गई। 14 दिन तक इसको खूब मारा पीटा गया। और 14 दिन के बाद जब मौका पाता है, सीधा भाग के घर आता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी जीव ज्योति से कहता है कि मुझे वो लोग मार डालेंगे, मुझे बचाओ, और हम यहाँ से भाग जाते हैं, यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से दूसरी जगह रहेंगे। लेकिन जब जैसे ही भागने वाली बात आती है, क्योंकि उसने इस पी राजगोपाल ने, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो चुका था, जिसके डोसों के नाम से पूरा इलाका जानता था, देश विदेश में लोग जानने लगे, तो वो कहता है कि तुम्हें हम भागने नहीं देंगे। भागना है तो सिर्फ यहाँ से प्रिंस शांता कुमार ही भागेंगे और कोई नहीं भागेगा। जब भागने की बात आती है तो फिर एक बार फिर से, यानी कि 18 अक्टूबर 2001 को एक बार फिर से उसका अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद उसे एक ऐसी एकांत जगह में रखा जाता है जहाँ पे लगातार यातनाएं दी जा रही थी। और वो लड़की लगातार पुलिस के चक्कर काट रही थी, रहम की भीख मांग रही थी कि वो मेरे पति को मार डालेंगे, मेरे पति को उनसे बचाया जाए। पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन उस व्यक्ति ने भी एक कसम खाई थी कि वो जिएगा अपनी पत्नी के लिए, मरेगा भी अपनी पत्नी के लिए। और ठीक वैसे ही होता है। यातनाएं कुछ इस कदर दी जाती हैं कि उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही मौत होती है तो उसकी लाश को कोडाई की पहाड़ियों के बीच में फेंक दिया जाता है, ताकि जंगली जानवर उसके शरीर को, उसकी लाश को खा जाएं। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ली जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है, और इसमें भी ऐसा ही होता है। 31 अक्टूबर 2001 को वन विभाग की टीम को आखिरकार ये लाश मिल जाती है। और जब लाश मिलती है, पुलिस के पास पहुंचती है। ये लड़की जानती थी कि पुलिस मदद ही नहीं करेगी, तब वो कोर्ट का सहारा लेती है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है, पोस्टमार्टम का भी होता है, उससे पता चलता है। और पोस्टमार्टम के बाद फिर पुलिस का जब दबाव पड़ता है, लगभग 1 महीने के बाद 23 नवंबर 2001 को चेन्नई पुलिस के सामने ये पी राजगोपाल आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। अब क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिए थे, मीडिया लगातार इस मामले को उठा रही थी, अभी मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा था, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर दबाव पड़ रहा था। पुलिस ने अपना ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया था। 1.5 साल तक ये व्यक्ति जेल में रहता है। 15 जुलाई 2003 को जेल से छूटकर जमानत पर बाहर आता है
और बाहर आने के बाद ये सामान्य ज़िंदगी जी रहा था। लड़की को लगता है कि मेरे पति की तो मौत हो चुकी है, इन्होंने मार दिया है और ये बाहर की ज़िंदगी जी रहा है। कोर्ट की शरण में फिर जाती है और जाने के बाद कहती है कि मुझे न्याय चाहिए। तो निचली अदालत एक विशेष अदालत का गठन करने के बाद फिर से इस मामले की सुनवाई करते हैं और ठीक 1 साल बाद यानी कि सन 2004 में इस बड़े बिजनेसमैन को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और जैसे ही 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है तो ये व्यक्ति किसी न किसी बहाने से जेल से बाहर ही रहता था, ज़मानत पर रहता था। पैसा इसके पास बहुत सारा था, लेकिन लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार लड़ाई लड़ती चली जाती है। इस व्यक्ति ने सोचा, बिजनेसमैन ने, कि अगर ये हाई कोर्ट की शरण लेगा तो इसकी सज़ा को कम किया जा सकता है, यानी कि 10 साल से घटाकर कुछ कम की जा सकती है। लेकिन सन 2009 में हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से बदल दिया। 10 साल की सज़ा को सीधा उम्र कैद में तब्दील कर दिया। और जैसे ही सज़ा उम्र कैद में होती है तो ये पूरी कहानी उलट पलट हो जाती है। लेकिन इसकी आदत थी जेल से बाहर रहने की, जेल से बाहर ही रहता था और ऐसे ही चलता चला जाता है। एक बार फिर ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अर्जी लगाता है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं बहुत उम्र मेरी हो रही है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और इस व्यक्ति को वही सज़ा रखी, उम्र कैद की। और उम्र कैद की सज़ा रखने के साथ साथ 100 दिन का समय दिया कि यदि 100 दिन यानी कि 9 जुलाई 2019 तक तुमने समर्पण नहीं किया तो तुम्हारी कुर्की हो जाएगी। जो तुमने 2900 करोड़ रुपए की लगभग संपत्ति जो अर्जित की है वो ख़त्म कर दी जाएगी, बर्बाद कर दी जाएगी। इतना सुनने के बाद ये व्यक्ति काफ़ी रहम की भीख मांगता है, लेकिन इसकी रहम फिर काम नहीं आती और एम्बुलेंस में बैठकर सीधा पहुंच जाता है कोर्ट में और कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण कर देता है। कहता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन कोर्ट कहता है कि बीमार होने का अब तुम कोई बहाना वहाना मत लो, सीधा जेल जाओ। ये सीधा जेल पहुंच जाता है और जेल जाने के बाद 2-3 दिन में ही इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। 13 जुलाई को चौथे दिन इसकी तबीयत कुछ इस कदर बिगड़ती है कि हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही मर जाता है, इसकी मौत हो जाती है और इसकी ज़िंदगी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और जब ये खबर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है, 2019 में सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी ज़िंदगी में 2900 करोड़ रुपए लगभग कमाए थे, जिस व्यक्ति ने लगभग 120 से ज़्यादा रेस्टोरेंट इंडिया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खोले थे, वो व्यक्ति तीसरी शादी के नाम पर ऐसा ढोंग करता है। एक ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में, एक अपने मज़दूर की बेटी को उससे इश्क कर बैठता है, उससे शादी करने के चक्कर में एक कत्ल करा बैठता है और ख़ुद की भी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज अबरार हैं, अबरार आलम, इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। शकील सिद्दीकी हैं, इनको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही मृत्युंजय कुमार दुबे हैं, इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। और सिद्धांत शर्मा, सचिन सोनकर हैं, मोहम्मद आलम, शांतनु, दयाशंकर पांडे, शिवचरण, हिमांशु, विशाल, सरोज भारद्वाज, अजिताभ मिश्रा, लियाकत अली अंसारी, खुशी मोहम्मद, रिजवान आज़मी, गोकुल पासवान, अरविंद कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।